जय हिंद दोस्तों। ये हमारा चल रहा है क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 2 जो है मानव जनन। इसमें आज हम बताएंगे आपको वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना यहाँ पर ये देख लीजिए, ये भी बताऊंगा, फिर इसके बाद कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्या है। तो जो मानव का वृषण होता है वो एक जोड़ी होता है, उसमें से एक वृषण को निकाला गया है। उसमें एक वृषण की जो संरचना दिखाई गई है, आपको क्या करना है, पहले ऊपर एक बाहरी परत बना लेना है जिसका नाम है क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर जो है ये आपको जो परत दिख रही है ये वाली, ठीक है ना, रेड वाली, इसको हम बोल सकते हैं जो वृषण होता कहाँ है, तो वृषण बोलेंगे अंडकोश में होता है, ठीक है ना। तो सबसे बाहरी परत को बोल रहे हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब देखिए इसमें जो होता है शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो पहले आपको जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये जो है इसको बोलते हैं पाली। इसका दूसरा नाम है वृषण खंड। वृषण खंड बोलिए या इसी को क्या बोलिए, पाली बोलिए, दोनों में से किसी एक नाम से आप इसको बोल सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, ये वृषण खंड बोलिए या पाली बोलिए। इसी के अंदर जो आपको रेड रेड कलर दिख रहा है ये वो नली है, उसको बोलते हैं शुक्र जनन नली, ठीक है ना। उसके अंदर जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं सीधी नलिका है, ठीक है ना, सीधी नलिका है। यहीं से शुक्राणु मतलब शुक्र जो नलिकाएं होती है ये शुक्राणु को जब निर्माण करती है इसी नलिकाएं से क्या होता है, बाहर निकलता है। अगला देखिए जो इस शुक्राणु के अंदर में ये जो आपको दिख रहा है शुक्र जनन नलिका है, शुक्र जनन नलिका के अंदर बीच में कुछ खाली स्थान दिख रहा है, उस खाली स्थान को बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो रेड कलर का दिखाया गया है ये रक्त वाहिकाएं मतलब ब्लड वाले हैं, ठीक है ना। और आपको यहाँ देखिए बहुत सारी जो नलिकाएं जो आ रही हैं, तो यहाँ आने के बाद जाल बना दे रहे हैं, इसको बोले वृषण जाल बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो नलिकाएं यहाँ वृषण जाल बने, इसके बाद ये नलिकाएं कुछ जा रही है इस वाली संरचना के पास, इसको बोलते हैं अपवाही नलिकाएं बोलते हैं। देखिए लिखा गया है अपवाही नलिकाएं बोले हैं। ये जो आपको दिख रहा है सांप की तरह, इसको बोलते हैं अधिवृषण। ये जो होता है शुक्राणु के पीछे होता है अधुवृषण। इसके बारे में सारी बात बताऊंगा, जितना यहाँ कुछ दिख रहा है सब बताऊंगा। अभी देखिए ये जो यहाँ पर इतना संरचना जो इसको अधिवृषण बोले हैं, बाकी यहाँ जो ये आगे जाके नली बन जा रही है जिसको बोलते हैं शुक्र वाहिका बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जो वृषण आपको दिख रहा है इसको क्या किया गया है, ऐसे करके काटा गया, ठीक है ना, काटा गया है तो उसकी संरचना यहाँ पर बनाई गई। जब काटा गया ऐसे कुछ संरचना बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसे बना लेना है आपको। अब यहाँ से इसके बारे में हम लोग जाने, क्योंकि हम लोग पढ़े क्या आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, ये तो बाहरी संरचना थी। इसके अंदर अब देखिए जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो आपको डॉटेड डॉटेड करके डैश डैश करके दिखाया है इसको बोलते हैं संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं संयोजी उत्तक बोले हैं। आगे देखिए यहाँ पर ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अंतराली कोशिका। जो आपको वहां पर बताया हो कि जो दो नलिकाओं के बीच में खाली स्थान उसको बोल रहे हैं अंतराली कोशिका, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर देखिए इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या है, शुक्र जनन नलिका है, और ये क्या है, एक शुक्र जनन नलिका। तो इसको बोल सकते हैं यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोल सकते हैं अंतराली कोशिका बोले हैं, ठीक है ना। खाली स्थान वाले को, खाली स्थान को शुक्र जनन, जो दो शुक्र जनन नलिका होती है उनके बीच में खाली स्थान को अंतराली कोशिका बोलते हैं। रेड वाला जो है रक्त कोशिका है, ठीक है ना, रक्त केशिका है, सॉरी केशिका। किसका मतलब ये होता है जो रक्त को ले आएगा ले जाएगा। अगला देखिए ये जो आपको संरचना दिख रही है, पूरा जो संरचना दिख रहा है इस पूरी संरचना को बोले हैं शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका के अंदर देखिए यहाँ जो आपको ये भाग दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर कार्टिनिमस संरचना देखिए, इसको शुक्र जनन नलिका में कार्टिनिमस संरचना दिख रही होगी। देखिए ये कार्टिनिमस संरचना, इस कार्टिनिमस संरचना को बोले सर्टोली कोशिका। उस सर्टोली कोशिका के बीच में आप यहाँ देखिए ये कोशिका दिख रही है, छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही हैं, इनको बोलते हैं जनन कोशिका बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर ये जो कोशिका बनी है जनन कोशिका है, जनन नलिका है, शुक्र जनन नलिका है, ये दो भागों से बना होता है। तो पहले ऊपर वाली भाग जो है उसको बोलते हैं, ऊपर वाली भाग को बोलते हैं उपकला आधारित झिल्ली। जो ऊपर वाली रेड वाला कलर से दिखाया है, रेड वाले कलर से, इसको बोलते हैं उपकला आधारित झिल्ली। दूसरा जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको जो अंदर वाली कोशिका है इसको बोल रहे हैं जनन उपकला। तो दो जो जनन शुक्र जनन नलिका होती है दो भागों में बनी होती है, ऊपर वाली भाग को बोल रहे हैं उपकला आधारित झिल्ली, नीचे वाले को बोल रहे हैं जनन उपकला बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो अब आगे देखिए यहाँ पर जो ये आपको कलर काला कलर दिख रहे हैं इसको बोल रहे हैं शुक्राणु। तो ये कैसे शुक्राणु बने थे इसी के बारे में हम लोग जानना है। तो चलिए देखते हैं कैसे शुक्राणु बने थे। तो ये जो होता है इसी को बोले हैं शुक्र जनन नलिका। तो जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो भी होता है वृषण में, लेकिन ये वृषण में कहाँ से होता है ये नहीं पता होता है। तो ये जो होता है वृषण, इस वृषण में सबको पता होता है कि यहाँ से शुक्राणु बनते हैं, लेकिन शुक्राणु यहाँ नहीं बनते। यहाँ जो आपको पाली दिख रहे हैं उस पाली से बनते हैं, लेकिन उस पाली से भी नहीं बनते। उसके अंदर जब आते हैं तो आता है शुक्र जनन नलिका, उस शुक्र जनन नलिका से होता है, लेकिन उसके भी अंदर एक पाया जाता है जिसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। इसके अंदर सर्टोली कोशिका एक होता है जनन कोशिका। इसी जनन कोशिका के अंदर से जो होता है शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कहाँ जाएंगे वृषण,
ब्रीसर के अंदर जाएंगे पाली, पाली के अंदर जाएंगे हम लोग कहाँ, शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका के अंदर जब जाएंगे हम लोग जनन कोशिका, वहां से जाकर शुक्राणु को निर्माण होता है। यानी इतने अंदर से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जब शुक्राणु का निर्माण होता है इन सारी नलिकाओं से, तब शुक्राणु कहाँ होता है, यहाँ ब्रीसर जाल में जाते हैं। आप थोड़े देर समय के लिए रुकेंगे, फिर यहाँ जो अपवाहिक कोशिका के माध्यम से कहाँ जाएंगे, इस ब्रीसर में जाएंगे। ब्रीसर में जाने के बाद क्या होते हैं, ये यहाँ पर समझ लीजिए, कहते हैं कि यहाँ समझ लीजिए बड़ा होंगे, यानी यहाँ पर उन लोगों को परिपक्व हो जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद वो सक्रिय हो जाएंगे। फिर यहाँ से जो होता है तब ये शुक्रवाहिका के द्वारा क्या होते हैं, तब ये जाते हैं स्खलन नली के, मतलब वहाँ पर जो होता है पेनिस में जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे लिखना है। तो अगर संरचना अगर आपको समझ नहीं आएगी तो पिछले बार वीडियो पीछे करिएगा, फिर से देखिएगा, संरचना आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं इसको पेपर में लिखना कैसे है। तो सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो यहाँ पर दिख रहा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये देख सकते हैं, ये जो ब्रीसर होता है उसके सबसे बाहरी परत होता है और सबसे बाहरी स्तर होता है, इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिखा है यह ब्रीसर की सबसे बाहरी और मजबूत आवरण होती है, जो क्या करती है, इसका रक्षा करती है। जो ब्रीसर होता है उसकी रक्षा करती है। ये जो होता है ब्रीसर, ये बाहरी संरचना है, उसके अंदर की संरचना ये थी, ठीक है ना, ये आंतरिक संरचना। इसको मतलब इसको बनाने के साथ साथ इसको भी बनाना पड़ेगा। अगला देखिए है ब्रीसर खंड। मैं बोला हूँ ब्रीसर खंड को क्या बोलते हैं, पाली बोलते हैं। और यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसी को बोलते हैं पाली। ये होता है पाली। और मैं आपको बता दूं ये पालियां जो होती हैं यहाँ पर, ये एक ब्रीसर में 250 से 300 पालियां लगभग होती है। तो देखिए प्रत्येक ब्रीसर में लगभग 250 से 300 पालियां होती है प्रत्येक पाली में। यानी ये जो पाली आपको दिख रही है, जो मैं दो नलियां बनाया शुक्र जनन नलिका है, इसमें कम से कम 4 नलिकाएं, 1 से 4 नलिकाएं जो होती है। यहाँ से 4 नलिकाएं इसका शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला देखिए शुक्र जनन नलिकाएं, ये जो नलिकाएं दिख रहे हैं रेड रेड कलर की, इसी को बोले हैं शुक्र जनन नलिकाएं। इसी में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी से शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी से शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अरे देखिए सर्टोली कोशिका, इसी शुक्र जनन नलिका के अंदर क्या पाया जाता है, सर्टोली कोशिका। ये सर्टोली कोशिका जो आपको दिख रही है कांटेनुमा संरचना, ये क्या करता है, जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु का जो पोषण देने का काम होता है वो क्या करता है, सर्टोली कोशिका करता है। ये नलिकाएं, ये नलिकाओं को भीतरी दीवार पर पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं ये नलिकाएं हैं, इस नलिकाएं की भीतरी दीवार पर ही पाई जाती है। देखिए ये भीतरी दीवार पर पाई जाती है और ये क्या करता है, ये शुक्राणु को पोषण देता है। मतलब शुक्राणु जो बढ़ने लगते हैं तो उनको क्या करता है, पोषण देता है। अगला देखिए अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका में बताया हूं, ये जो 2 नलिकाएं होती हैं, 2 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, इनके बीच में जो खाली स्थान होता है इसको बोलते हैं अंतराली कोशिका। ये नलिकाओं के बीच की रिक्तिकाओं मतलब खाली स्थान रिक्तिकाओं में पाई जाती है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। जो खाली स्थान पाया जाता है इसी में पाया जाता है क्या, अंतराली कोशिका। ये क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है ना, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। अगला है जालिका ब्रीसर। आपको यहाँ जो दिख रही है, यहाँ पर ये संरचना दिख रही है, इसी को बोले जालिका ब्रीसर। जालिका ब्रीसर बोलिए या इसी का बोलते हैं ब्रीसर जाल बोल सकते हैं। तो जालिका ब्रीसर बोलिए या ब्रीसर जाल बोलिए, दोनों ही कई नाम है। यह एक देखिए जालीनुमा संरचना, देख सकते हैं यहाँ पर ये जाली जैसा बन रहा है, इसलिए क्या है, जालीनुमा संरचना है जो सभी सीधी नलिका है। देखिए यहाँ पर ये जो रेड आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, सीधी नलिका है। इस सब का आकर क्या होते हैं, ब्रीसर जाल पे मिलती है तो गुच्छे जैसा बन जाता है, इसलिए क्या होता है, लगता है जाली, ठीक है ना। तो ये जालीनुमा संरचना है जो सभी सीधी नलिकाओं से आए शुक्राणु क्या करती है, एकत्रित करती है। तो जब क्या होता है, ये जब शुक्राणु जो होते हैं, शुक्र जनन नलिका जब शुक्राणु को निर्माण करती है, तो जो सीधी आपको रेड ब्लैक कलर की दिख रही है सीधी नलिका, इसी में शुक्राणु आते हैं। शुक्राणु इसी माध्यम कहाँ जाते हैं, ब्रीसर जाल में जाते हैं। यही बोल रहा है कि नलिकाओं से आए शुक्राणु क्या करता है, एकत्र करता है। इस नलिकाओं से जब शुक्राणु जाते हैं उनको एकत्र करता है। अगला अपवाही नलिका, तो जब यहाँ ब्रीसर जाल में आता है तो यहाँ कुछ समय के लिए रुकता है। रुकने के बाद इसको क्या होता है, ये जो आपको दिख रही है, ये इसी को बोलते हैं अपवाही नलिका है। तो यहाँ जब ब्रीसर जाल में आता है, ब्रीसर जाल के बाद जो अपवाही नलिकाएं होती हैं, अपवाही नलिकाओं के माध्यम से कहाँ जाता है, अधिब्रीसर में जाता है। तो जालिका ब्रीसर से नलिकाएं निकलने वाली कई पतली नलिकाएं, तो देखिए जालिका ब्रीसर से निकलने कई पतली नलिकाएं जो शुक्राणु को अधिब्रीसर तक ले जाती है। यहाँ से आने के बाद कहाँ जाता है, अधिब्रीसर में लेकर जाता है। फिर अधिब्रीसर लास्ट पार्ट जो है यहाँ पर अधिब्रीसर। तो यहाँ देखिए अधिब्रीसर, ब्रीसर के पश्च, यहाँ जो ये ब्रीसर है ना, ये दिखाया गया लेकिन होता है पश्च भाग में, और ये बहुत लंबी होती है इसलिए कुंडलित में होती है। तो ये ब्रीसर के पश्च भाग में स्थित लंबी कुंडलित नली है। यहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसी में क्या होता है, शुक्राणु यहाँ से आते हैं, यहीं पर परिपक्व होते हैं। परिपक्व होने का मतलब ये होता है कि निषेचन करने के योग्य बनते हैं। और क्या होता है, तथा कुछ समय के लिए क्या होते हैं, यहाँ संग्रहित होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा गया है कि जो ब्रीसर होता है उस ब्रीसर में शुक्राणु को बनने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना होगा, इसमें जो शुक्राणु को बनने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं मनुष्य का जो तापमान होता है शरीर का, वो 37 डिग्री होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है मनुष्य का तापमान होता है, उस 37 डिग्री से क्या होना चाहिए, -2 डिग्री कम होना चाहिए। -2 डिग्री कम करेंगे यानी 35 है नहीं इतना, यानी ये हो गया कि 2 से अगर
वृषण में शुक्राणु का निर्माण करना है, तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस से आपको 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, तापमान कम होना चाहिए। मनुष्य के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। तो क्वेश्चन ये रहता है कि क्या अगर वृषण को शरीर के बाहर ही क्यों रखा गया। तो देखिए वृषण जो है उसको शरीर के बाहर ही रखने का कारण क्या है, क्यों उसको शरीर के बाहर रखा गया। और दूसरा ये है कि मतलब क्या अगर ये शरीर के अंदर रहे तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं जो वृषण होते हैं अगर ये शरीर के अंदर रहेंगे तो शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जितने भी शुक्राणु बनेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सारे शुक्राणु मर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो कभी भी मतलब जनन नहीं कर पाएगा, जनन करेगा लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होता है, इसको शरीर के बाहर रखा गया है। शरीर के बाहर जो होता है टेम्परेचर ये मेंटेन रखता है, इसको शरीर के बाहर नहीं रखेंगे तो सारे शुक्राणु मर जाएंगे, सारे शुक्राणु मर जाए तो जनन योग्य नहीं बन पाएगा। इसलिए इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसीलिए इसको शरीर से बाहर रखा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।